ध्वनि तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में वॉट्स इकाई में नापा जा सकता है। वॉट्स इकाई में ध्वनि तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में वॉट्स इकाई में नापा जाता है, W पर मीटर स्क्वायर में। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना है? तो 55 डेसिबल है। किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? तो 90 डेसिबल। 90 डेसिबल ये ह्रास उत्पन्न करेगी और 55 डेसिबल तक स्वीकार है आवासीय क्षेत्र में ध्वनि। ध्वनि दाब की अन्य मापन इकाइयां हैं वेटेड साउंड प्रेशर, वेटेड साउंड प्रेशर SPL या भारित ध्वनि दाब। संक्षिप्त रूप से इसके DBA के नाम से जाना जाता है, DBA के नाम से जाना जाता है। DBA में मूलभूत अंतर होता है। DB ध्वनि की तीव्रता का माप है, जबकि DBA ध्वनि दाब का माप। DB ध्वनि की तीव्रता और DBA ध्वनि दाब का माप करता है। डेसिबल DB मापक 0 से प्रारंभ होता है, 0 से प्रारंभ होता है। ये ध्वनि स्रोत पे आते हैं तो 190 डेसिबल जो होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट का होता है। रॉकेट इंजन में जो ध्वनि तीव्रता होती है वो होती है 180 डेसिबल। असहनीय शोर जो होता है वो 130 डेसिबल तीव्रता होती है। 110 स्वचालित वाहनों की भीड़ से उत्पन्न ध्वनि होती है। 90 जोर से चिल्लाने पर 90 डेसिबल आवाज आएगी। सामान्य बातचीत के समय 60 डेसिबल होता है। फुसफुसाहट में 30 डेसिबल होता है। पत्तियों की खड़खड़ाहट 10 डेसिबल होता है और देहरी या द्वार में प्रवेश करने की ध्वनि 0 डेसिबल होती है। WHO के अनुसार 100 डेसिबल की आवाज़ अधिक समय तक सुनना मानव के लिए हानिकारक होता है। अगर हम 100 डेसिबल की आवाज़ को अधिक समय तक सुनेंगे तो ये हानिकारक होगा हमारे लिए। और न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है अधिक तीव्र ध्वनि सुनेंगे तो। कौन सा? न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर। मांसपेशियों में तनाव तथा खिंचाव हो जाता है और स्नायुओं में उत्तेजना हो जाती है, स्नायुओं में उत्तेजना हो जाती है। अगर अधिक उच्च ध्वनि के कारण क्या होता है? गर्भवती महिलाओं में गर्भपात भी हो सकता है। अधिक ध्वनि से गर्भपात की संभावना भी बढ़ जाती है। 150 डेसिबल शारीरिक पीड़ा, 130 डेसिबल है तो मनोवैज्ञानिक प्रहार, 90 डेसिबल में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, 78 डेसिबल में जानलेवा बीमारियां होती हैं और 60 डेसिबल 1 मीटर दूरी से बातचीत में बाधा आती है और 50 डेसिबल में नींद में बाधा आती है। नींद कब प्रभावित होगी? जब ध्वनि 50 डेसिबल से ज़्यादा होगी। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ, कहाँ पे? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ में ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए 10-10 निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन प्रमुख बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए 10-10 निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। सड़क के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। और इस वृक्षारोपण की इस तकनीकी को क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर पेड़ वृक्षारोपण होता है जिसके तहत ध्वनि तीव्रता को कम की जाती है, ग्रीन मफलर। रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोंटजन या रैम भी कहते हैं। 20 मिली रैम तक विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचती है। यानी अगर रेडियोधर्मी प्रदूषण 20 मिली रैम है तो कोई क्षति नहीं होगा। वाहन अधिनियम 1988, वाहन अधिनियम कब आया था? 1988 में। 1988 में वाहन अधिनियम आया था। 1979 में अमेरिका के 3 माइल आइलैंड और 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु बिजली संयंत्र में रिसाव हो जाने से क्या हुआ? अधिकांश देश रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित हुए। अमेरिका के 3 माइल आइलैंड और यूक्रेन के चेर्नोबिल में।
नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां का सेवन किया जाता है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए कौन सी गोली खाई जाती है? तो पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां खाई जाती हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण है? तो ऊष्मीय प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय प्रदूषण होता है। और नाभिकीय बमों के वायुमंडलीय विस्फोटों के उपरांत जो रेडियोधर्मी पदार्थ धरती पर गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाभिकीय पतन। आयनिक विकिरण के स्रोत हैं रेडियोधर्मी तत्व। आयनिक विकिरण के स्रोत हैं रेडियोधर्मी तत्व। और गैर आयनीकृत विकिरण के स्रोत हैं परावैगनी किरणें। गैर आयनीकृत परावैगनी किरणें। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में पाया जाता है। किस प्रकार का प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक एवं प्रदूषण दोनों है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण कारक भी है और प्रदूषण भी है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा ग्लोबल वार्मिंग में जलवायु में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसस जीरोडर्मा पिगमेंटोसस ये बीमारी किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो परावैगनी विकिरण के संवेदनशील व्यक्तियों को कौन सी बीमारी होती है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसस। सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य का मान लगभग 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। 7.8 × 10⁷ मीटर। और बैगनी रंग की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य का मान होता है 4.0 × 10⁻⁷ होता है। और दृश्य स्पेक्ट्रम 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 4.4 × 10⁻⁷ मीटर तक फैला हुआ होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बैगनी रंग के नीचे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले भाग को पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 10⁵ हर्ट्ज 10⁵ हर्ट्ज से कम होती है। सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव यानी कि रेडियो तरंगों की अपेक्षा जिन तरंगों की आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्घ्य कम है उन्हें माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग कहते हैं। सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव में क्या होगा कि आवृत्ति अधिक होगी लेकिन तरंग दैर्घ्य कम होगा। इन माइक्रोवेव में अवरक्त तरंगें, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और गामा किरणें हैं। इन सब की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य अलग अलग है। रेडियो वेव या माइक्रोवेव दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। पृथ्वी पर सौर विकिरण किस रूप में प्राप्त होता है? तो पृथ्वी पर सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर सौर विकिरण प्राप्त होता है। पृथ्वी अपनी ऊष्मा को शून्य में किस रूप में छोड़ती है? तो विद्युत चुंबकीय दीर्घ तरंगों के रूप में। उपग्रह संचार में किस वेव का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव। उपग्रह संचार में माइक्रोवेव यूज किया जाता है। टीवी कार्यक्रमों के संचारण में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का। टीवी कार्यक्रमों में रेडियो तरंग होती है। कोहरे या धुंध के पार देखने में सहायता करता है अवरक्त विकिरण। कोहरा या धुंध है तो उसमें अवरक्त विकिरण जो होगा वो उसके पार देखने में मदद करेगा। पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट यूएसए द्वारा प्रशांत महासागर के किस टापू पर किया गया था? तो बिकनी टापू पर। पहला हाइड्रोजन विस्फोट बिकनी टापू पर 1954 में किया गया था यूएसए द्वारा।
यहाँ पे बताते चलें कि जो सेलुलर फ़ोन होता है ये बहुत ही क्षतिकारक होता है। सेलुलर फ़ोन बहुत क्षतिकारक होता है और ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा को दुष्प्रभावित करता है। ये हमारे मानव मस्तिष्क से जो संवेदनशील भाग है ऑब्लांगेटा मेडुला ऑब्लांगेटा प्रभावित होता है किससे? सेलुलर फ़ोन से। कंप्यूटर मॉनिटरिंग से आँख की कार्निया को खतरा। कंप्यूटर मॉनिटरिंग से आँख की कार्निया को खतरा होता है। पश्चिमी देशों की एक प्रकृति है कि प्रयोग करो और फेंको संस्कृति। इससे क्या हो रहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये विकसित देश हैं, यहाँ पे औद्योगिकरण हो चुका है। ये प्रयोग करते हैं और फेंक देते हैं, जिससे अपशिष्ट इकट्ठा हो रहे हैं और ये बहुत ही हानिकारक है। तो प्रयोग करो और फेंको संस्कृति ये पश्चिमी विकसित देशों की एक संस्कृति है। और विकासशील देशों की और निर्धन समाज की है संरक्षण संस्कृति। वो कंजर्व करते हैं चीज़ों को। संरक्षण संस्कृति अविकसित या विकासशील देशों की संस्कृति होती है संरक्षण संस्कृति। धात्विक ठोस अपशिष्ट। तो धात्विक ठोस अपशिष्ट में कांच, डिब्बे, बोतल, क्रॉकरी, कुर्सी, लोहा, ये सभी धात्विक ठोस अपशिष्ट हैं। अधात्विक ठोस अपशिष्ट में पैकिंग का अपशिष्ट, कपड़ा, रबर, कास्ट, चर्म, भोज्य पदार्थ, ये अधात्विक हो गए। भारी ठोस अपशिष्ट में मशीनों के पार्ट, फर्नीचर के टुकड़े, टायर आदि। अपशिष्ट पदार्थों को खुली में जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, इसीलिए इन्हें दहन यंत्र में जलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ जलाते हैं? दहन यंत्र में जलाते हैं। भारत में दहन का संयंत्र नागपुर में लगाया गया है। भारत में दहन का संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? नागपुर में। विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि मशीनों द्वारा अपशिष्टों को पीसा जाता है। विखंडन में मशीनों द्वारा अवशेषों को पीसा जाता है। पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी। पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी क्या है कि ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीनतम तकनीकी है। जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको निपटाने के लिए पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। किन तकनीकी का? ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत उच्च तापीय 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस रासायनिक गुणों का उपयोग करते हुए ठोस अपशिष्ट पदार्थों को ताप अपघटन तकनीकी से निस्तारित किया जाता है। और जबकि प्लाज्मा गैसीकरण में जीवाश्म आधारित कार्बन पदार्थों को 704 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर निस्तारित किया जाता है। यानी कि ताप अपघटन होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में और प्लाज्मा गैसीकरण किया जाता है 704 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अपशिष्ट न्यूनीकरण चक्र। इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्लस्टर को अपशिष्ट न्यूनीकरण में सहायता प्रदान करना। अपशिष्ट न्यूनीकरण चक्र लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए है। इसे विश्व बैंक भी इसको प्रोत्साहित करता है और मदद करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। तो अपशिष्ट न्यूनीकरण चक्र इसका जो नोडल मंत्रालय है कौन है? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। संयुक्त राष्ट्र अपशिष्ट गठबंधन यूएनई वेस्ट कोएलिशन 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का एक समूह है। कितने? 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का समूह है ये अपशिष्ट गठबंधन। ई अपशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं, एक साथ करते हैं। गठबंधन में शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNU और बेसेल और स्टॉकहोम सम्मेलनों के सचिवालय इसके प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC
इसे जलाने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्न होती है। कैडमियम, यह किडनी को क्षतिग्रस्त करता है। कैडमियम किडनी को क्षतिग्रस्त करता है और हड्डियों को कमजोर करता है। सेलेनियम, इससे सेलेनोसिस नामक रोग होता है जिसमें बालों को क्षति और नाखूनों का भंगुर होना और तंत्रीय असमानता पाई जाती है सेलेनियम से। बेरिलियम, इससे कैंसर एवं बेरिलियम नामक बीमारी होती है। बेरिलियम से कैंसर और बेरिलियम नामक बीमारी होती है जिसमें श्वसन समस्या एवं सीने में दर्द होता है। बेरियम, इसे मस्तिष्क फूल इससे क्या होता है? मस्तिष्क फूल जाता है बेरियम से, और तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं एवं हृदय को क्षति पहुंचती है। ट्राइक्लोइथिलीन TCE, ट्राइक्लोइथिलीन, यह लीवर और किडनी को क्षतिग्रस्त करता है एवं प्रतिरक्षा तंत्र को अप्रभावी बनाता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, यह लैंगिक विकास तथा प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। लैंगिक विकास और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। डाईऑक्सीजन एवं फुरांस, डाईऑक्सीजन एवं फुरांस, इससे त्वचा विकार एवं लीवर संबंधी समस्याएं होती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर होता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCBS, इससे प्रतिरक्षा तंत्र और तंत्रिका तंत्र के साथ साथ प्रजनन तंत्र तथा लीवर भी प्रभावित होता है। ई कचरा प्रबंधन अधिनियम नियम कब आया था? तो ई कचरा प्रबंधन नियम 2018 में आया था। 2018 में ई कचरा प्रबंधन नियम आया था। ई परिसर क्या है? भारत की प्रथम वैज्ञानिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई है ई परिसर। प्लास्टिक प्रदूषण में आते हैं तो कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है जिसमें N का मान अलग अलग होता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं कार्बन के अणुओं से मिलकर बनता है। पॉलीथीन में एथिलीन C2H5 के अणु परस्पर जुड़े होते हैं। प्लास्टिक की खोज वर्ष 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गैलीलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर जर्मनी ने किया था। यानी कि इटली के रसायन शास्त्री गैलीलियो नत्ता एवं जर्मनी के कार्ल जिगलर ने 1953 में प्लास्टिक की खोज की थी, जिसके लिए 1963 में इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्लास्टिक की मोटाई के आधार पर दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं, सूक्ष्म या माइक्रो प्लास्टिक। 2 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक इनकी साइज होती है। दीर्घ प्लास्टिक की 20 मिलीमीटर से अधिक होती है। प्लास्टिक के स्रोत चिप्स एंड कॉन्फेक्शनरी बैग्स, इससे बनते हैं। बोतल्स और ये सब सारी चीज़ें प्लास्टिक की ही बनती हैं। प्लास्टिक में पाया जाने वाला पैथालेट्स तथा बिस्फेनॉल BPA, बिस्फेनॉल और पैथालेट्स मनुष्यों में कैंसर उत्पन्न करता है। कैंसर कारक जो तत्व होते हैं प्लास्टिक में वो पैथालेट्स और बिस्फेनॉल BPA। और प्लास्टिक के दहन से फुरांस जैसी जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं और ये मनुष्य के श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। फुरांस जहरीली गैस किससे निकलेगी? प्लास्टिक के दहन से। चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में पाए जाने वाले कवक एस्परजिलस ट्यूबिनजोसिस की खोज की है। यह प्लास्टिक की सामग्री को नष्ट कर देता है। सन 1984 ईस्वी में फ्लोरिडा में जीनी एकरूपता के कारण खट्टे फलों की सारी फसलें एक ही प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित होकर नष्ट हो गईं। स्टीवेंस की एंथ्रॉक्स नामक रोग से मृत्यु हुई।
उसके बाद क्या हुआ कि जैव प्रदूषण को जैव आतंक का दर्जा दिया गया। जब स्टीवेंस की एंथ्रैक्स नामक रोग से मृत्यु हुई तो जैव प्रदूषण को जैव आतंक का दर्जा दिया गया। बाद में ये अमेरिका, भारत, पाकिस्तान सहित अन्य देशों में भी एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से प्रदूषित लिफाफे पहुंचाने लगे और कई लोग इस आतंक से भयाक्रांत हो गए। डीआरडीओ ने 1972 में ग्वालियर में एक प्रयोगशाला स्थापित की। डीआरडीओ ने 1972 में ग्वालियर में जैव प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की और स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2000 में राष्ट्रीय डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम आरंभ किया। 2000 में राष्ट्रीय डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम लॉन्च किया। 10 अप्रैल 1972 को सभी प्रकार के हथियारों को निषिद्ध करने के लिए जैव हथियार सभा पर हस्ताक्षर किया गया। कब? 10 अप्रैल 1972 को जैव हथियार सभा हुई है, इसमें सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। यह WBC 1975 से प्रभावी हुई। यह WBC 1975 से प्रभावी हुई। स्वस्थानी जैवोपचार। स्वस्थानी जैवोपचार में 4 विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें है बायो वेंटिंग और बायो स्टिमुलेशन, जैव छिड़काव, जैव संवर्धन और बायो वेंटिंग। इस तकनीकी का प्रयोग उस दिशा में किया जाता है जब प्रदूषक काफी गहराई में स्थित होता है। बाह्य स्थानीय जैवोपचार में 4 तकनीकी प्रयोग की जाती है, जिसमें है कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, बायोरिएक्टर और कंपोस्टिंग। 4 हो गया, सॉरी, कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स और बायोरिएक्टर। फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि इसमें जो पादप की जड़ों में प्रदूषक होते हैं, उन प्रदूषक की गतिशीलता, मृदा की गतिशीलता को कम किया जाता है फाइटो स्टेबलाइजेशन में। फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्युमुलेशन, फाइटो निष्कर्षण और फाइटो संग्रहण, इसमें मृदा प्रदूषकों को जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार किया जाता है। और सूरजमुखी फर्न द्वारा आर्सेनिक का, सरसों द्वारा शीशे का, विलो द्वारा जिंक, कॉपर एवं कैडमियम का संग्रहण किया जाता है। एक बार फिर से देख लें, सूरजमुखी और फर्न द्वारा आर्सेनिक का, सरसों द्वारा शीशे का, विलो द्वारा जिंक और कॉपर तथा व कैडमियम का संग्रहण किया जाता है। फाइटो वोलोटिलाइजेशन होता है, ये कार्बनिक पदार्थों तथा ठोस धातुओं का जैवोपचार किया जाता है। पारा को इसी विधि द्वारा मृदा से पृथक किया जाता है। पारा को इसी विधि द्वारा, कौन सी विधि? फाइटो वोलोटिलाइजेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। और हाइड्रेंजियाज नामक पादप एल्युमिनियम को मृदा से पृथक करते हैं। हाइड्रेंजियाज, ये पादप एल्युमिनियम को मृदा से पृथक करते हैं। ब्राह्मी जो होता है, ब्राह्मी क्या करता है? ब्राह्मी सीसा, मरकरी, कैडमियम एवं क्रोमियम को आर्द्र भूमि एवं दलदल से पृथक करता है। ब्राह्मी आर्द्र भूमि से जितने भी सीसा, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम होंगे उनको पृथक कर देता है। माइकोरिमीडिएशन कवक के माध्यम से किया जाने वाला जैवोपचार है। इसको माइकोरिमीडिएशन कहते हैं, जिसमें कवक द्वारा उपचार होता है, जैवोपचार। ऑयल जैपर टेक्निक, ये 5 बैक्टीरियाओं के समूह को दिया गया नाम है जो कच्चे तेल एवं तैलीय पिंग को तीव्रता से अवक्रमित कर देते हैं।